हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 7 अकाउंट में ट्रायल बैलेंस। तलपट हिंदी में इसे बोलते हैं। तो तलपट क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इन सब चीज़ों के विषय में बात होगी। और एक और चीज़, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालते हैं तुम लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड वो तुम लोगों को मिल सके। चलो देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। लेज़र को बनाना तुम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखा, न्यूमेरिकल पोर्शन में आता है ये। तो होता क्या है कि सभी खाते बनाए जाते हैं, सभी लेज़र बनाए जाते हैं, उसके बाद में लेज़र का बैलेंस भी निकाला जाता है। बैलेंस का मतलब हो गया कि दो लेज़र में, सभी लेज़र में दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट का अमाउंट का होता है, एक क्रेडिट का अमाउंट का होता है। दोनों कॉलम का टोटल किया जाता है। टोटल करने के बाद उनका डिफरेंस निकाला जाता है। तो तीन सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन जहां पर दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाए। दूसरी सिचुएशन जहां पर डेबिट साइड बड़ी हो। तीसरी सिचुएशन जहां पर क्रेडिट साइड बड़ी हो। तो करते क्या हैं, जो साइड छोटी होती है, समझो इस बात को, जो साइड छोटी होती है, मतलब अगर डेबिट साइड छोटी है या क्रेडिट साइड छोटी है, तो जो साइड छोटी है तो जितने डिफरेंस से छोटी है उस डिफरेंस को उस साइड में लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 100 रुपये, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 80 रुपये, तो क्रेडिट तरफ 20 रुपये लिख करके अकाउंट का टोटल दोनों तरफ इक्वल कर देते हैं। तो यही जो 20 रुपये जो हम लोगों ने लिखा, इसी को बैलेंस ऑफ अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अकाउंट को बैलेंस करना। अच्छा, ऐसे ही आगे लिखा हुआ बैलेंस ऑफ पर्सनल एंड रियल अकाउंट। पर्सनल और रियल अकाउंट का भी बैलेंस ऐसे ही होता है। पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत खाते जिनमें लोगों के नाम आते हैं, और रियल का मतलब हो गया वास्तविक खाते, जैसे संपत्तियां जो भी होती हैं, मशीन, फर्नीचर, कैश, ये सब वास्तविक खाते की चीज़ें। इनकी भी बैलेंसिंग ऐसे ही की जाती है। अब आता है ट्रायल बैलेंस की मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन दी हुई है, प्रोफेसर केटी मर्चेंट ने दी है कि अ ट्रायल बैलेंस में बी डिफाइंड एज अ statement or a schedule listing in the separate column the debit and credit balances in a ledger or on a particular date। इन्होंने बताया कि हम ट्रायल बैलेंस को एक स्टेटमेंट कह सकते हैं, एक विवरण पत्र कह सकते हैं, जिसमें लेज़र के सभी खातों के डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस लिखे रहते हैं। ठीक है, और भी कई लोगों की डेफिनेशन है, किसी एक डेफिनेशन को एटलीस्ट तुम्हें याद कर लेना है। डेफिनेशन के बाद अगला देखते हैं क्या है। इन्होंने एक चीज़ ये बोली है कि टू अंडरस्टैंड द अबव डेफिनेशन, डेफिनेशन क्लियरली बीइंग डिवाइडेड इनटू वेरियस टाइप्स। कुछ टाइप्स इन्होंने बताए हैं। पहला लिखा इन्होंने ओपनिंग अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जब तक कि सारे ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट ओपन नहीं किए जाएंगे, तब तक ट्रायल बैलेंस बनाना मुश्किल काम है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है एक्यूरेसी चेक करना कि हमने सही किया है या नहीं किया है। तो वो काम पूरा नहीं हो सकता जब तक कि सभी सौदों को, सभी ट्रांजैक्शंस के लिए अकाउंट ना ओपन किए गए हों। दूसरा काम आता है टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। फिर अगला काम आता है कि सभी लेज़र्स को टोटल करो और फिर बैलेंस पता करो, जैसा कि अभी पहले बताया। तीसरा, स्पेसिफिक टाइम। ये काम किसी पर्टिकुलर डे किया जाता है, नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, साल के ख़त्म होने पर ये काम किया जाता है। फिर लिस्ट का मतलब हो गया ट्रायल बैलेंस का एक स्टेटमेंट बना दिया गया, एक लिस्ट बना दी गई जिसमें सभी खातों के नाम लिख दिए गए और सब बैलेंसेस लिख दिए गए। एक देखो फॉर्मेट बना हुआ है पर्टिकुलर, यहाँ पर खातों के नाम लिखे जाते हैं। लेज़र फोलियो LF, इसमें लेज़र के उस पेज नंबर को लिखा जाता है जिसमें वो खाता बनाया गया है।
डेबिट अमाउंट मतलब डेबिट का अमाउंट है तो डेबिट तरफ, क्रेडिट का अमाउंट है तो क्रेडिट वाले कॉलम में। दोनों में से किसी एक कॉलम में लिखा जाएगा अगर बैलेंस विधि से बना रहे हैं तो। ठीक है, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, और फिर लास्ट में नीचे ग्रैंड टोटल होता है। ट्रायल बैलेंस का ग्रैंड टोटल इक्वल आना चाहिए दोनों कॉलम में। फिर है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब उद्देश्य क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने के। पहला उद्देश्य लिखा हुआ है टू नो अर्थमेटिक एक्यूरेसी। डबल एंट्री सिस्टम में होता क्या है, जब हम डबल एंट्री दोहरा लेखा प्रणाली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये प्रणाली की परिभाषा ही यही है या इसकी मीनिंग यही है कि ऐसी प्रणाली जिसमें हर सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। तो इसका एक मतलब एक ये भी हुआ कि जितना हम कुछ डेबिट कर रहे हैं सेम अमाउंट से हम कुछ ना कुछ क्रेडिट भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जब जितना डेबिट किया उतना ही हमने क्रेडिट किया, तो जाहिर सी बात है डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए। तो इससे मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो जाती है अगर दोनों तरफ इक्वल आ गया। दूसरा काम ये है कि साल के अंत में हमें बनाने होते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए इन सब खातों के बैलेंसेस हमें चाहिए होते हैं। तो एक तो हो गया कि हम खाता बही से एक एक पेज पे ला करके बैलेंसेस ढूंढ करके लिखें। एक हो गया कि नहीं, हमें एक लिस्ट बनी हुई मिली हुई है जिसमें सभी खातों के नाम हैं, उनकी मदद से हम आसानी से अंतिम खाते बना लेते हैं। अंतिम खाते का मतलब लाभ हानि खाता, व्यापारिक खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सब चीज़ें बनाने में आसानी हो जाती है। अगला उद्देश्य लिखा हुआ है फॉर कंपैरेटिव स्टडी ऑफ अकाउंट्स। होता क्या है कि जैसे हमारे पास लिस्ट बनी हुई है उसमें खातों का बैलेंस लिखा हुआ है। देखो, बैलेंस ही मेन चीज़ होती है। उदाहरण के लिए जैसे बैंक में आप पता करने जाते हो तो क्या पता करने जाते हो, आप बैलेंस पता करने जाते हो। ये थोड़ी कि हमने कब कितना जमा किया कब कितना निकाला, इसकी ज़रूरत कभी कभी होती है। लेकिन आम तौर पर एक आदमी बैंक में अपना बैलेंस ही तो पता करने जाता है। तो किसी खाते का बैलेंस का मतलब यही है कि पूरे साल उससे जो ट्रांजैक्शन हुए उसका रिजल्ट अब ये निकला। तो होता क्या है कि ट्रायल बैलेंस में साल भर में खोले गए सभी खातों का बैलेंसेस लिखे रहते हैं। अब हम इन बैलेंसेस की मदद से अपनी कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। पिछले साल से तुलना कर सकते हैं कि कितना हमने किस में ज़्यादा खर्च किया, कितना में कम किया, क्या है। चौथा लिखा हुआ है समरी ऑफ लेज़र। ट्रायल बैलेंस में सभी लेज़र अकाउंट की समरी भी मिल जाती है, वो ऊपर वाले में ही बता दिया तुम्हें। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस की सब्जेक्ट मैटर क्या है, मतलब सब ट्रायल बैलेंस में क्या क्या होता है। पहला होता है हेडिंग। At the time of writing the heading over the trial balance, the date on which trial accounts are closed should be written. ट्रायल बैलेंस हम जब भी बना रहे हों तो ऊपर ट्रायल बैलेंस का नाम लिखने के साथ साथ हमें ये भी लिखना चाहिए कि हमने खाते कब बंद किए। फिर बात आती है कॉलम की। पहला कॉलम होता है जिसमें सभी अकाउंट्स के नाम लिखे जाते हैं। दूसरे कॉलम में लेज़र फोलियो लिखा जाता है जिसमें पेज नंबर लिखा जाता है लेज़र का, जहाँ वो अमाउंट मेंशन्ड है, निकाला गया है। तीसरा और चौथा कॉलम जो होता है वो सभी अलग अलग अकाउंट्स का अमाउंट लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। और फिर आखिरी कॉलम है टोटल का, या आखिरी चीज़ है टोटल। टोटल में क्या होता है, दोनों तरफ का टोटल किया जाता है। ठीक है, टोटल के केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों तरफ का टोटल टैली करे। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाने के तरीके क्या क्या हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 4 तरीके लिखे हुए हैं, लेकिन इनमें जो दूसरा तरीका है वही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, पहला तरीका है टोटल मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं कि सभी खातों के, यहाँ पे अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता, खाली सभी खातों के डेबिट टोटल को डेबिट कॉलम में, क्रेडिट टोटल को क्रेडिट कॉलम में। जैसे हमने अभी एक उदाहरण लिया था 100 और 80 वाला, तो मान लो हम क्या करेंगे, डेबिट कॉलम में 100 रुपये लिख देंगे, क्रेडिट कॉलम में 80 रुपये लिख देंगे। तो मतलब कहने का हुआ कि सभी खातों के डेबिट का जो टोटल है वो डेबिट कॉलम में, जो क्रेडिट का टोटल है वो क्रेडिट कॉलम में। इस मेथड से बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। ठीक है, दूसरा लिखा हुआ है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में खाली खातों का बैलेंस लिखा जाता है। जैसे हमारा जो उदाहरण था 100 और 80 वाला, उसमें केवल 20 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे।
ये मेथड सबसे ज़्यादा लिखा जाता है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सभी खातों का बैलेंस लिख करके जब जोड़ेंगे तो डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाएगा, और अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब हमने सारा काम सही से किया है। फिर तीसरा कॉलम जो है वो पहले, और तीसरा मेथड जो है वो पहले और दूसरे मेथड को मिला करके किया गया है। यहाँ पर टोटल भी लिखते हैं, बैलेंस भी लिखते हैं, तो यहाँ पे कॉलम की संख्या बढ़ जाती है, कॉलम 4 हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अमाउंट टोटल, डेबिट अमाउंट टोटल, क्रेडिट अमाउंट टोटल, फिर डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ऐसे करके 4 अमाउंट के कॉलम आ जाते हैं। और चौथा लिखा हुआ है ओमिटिंग अकाउंट्स ऑफ इक्वल टोटल मेथड। इन्होंने बोला कि ये पहले मेथड का ही एक थोड़ा सा सुधारा गया रूप है कि ऐसे खातों को ओमिट कर देते हैं, नहीं लिखते हैं जिनका डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल हो। अगर किसी खाते का डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ जाए तो उन खातों का बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। फिर इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर कौन होते हैं? डेटर्स वो होते हैं जो हमें पैसा देंगे। हमें पैसा वो क्यों देंगे? क्योंकि उन लोगों ने हमसे उधार माल खरीद रखा है। क्रेडिटर्स कौन होंगे? क्रेडिटर वो लोग होंगे जो हमसे पैसा लेंगे। तो जाहिर सी बात है इन लोगों से हमने उधार माल खरीद रखा है। तो जब ये लोग ज़्यादा होते हैं, जब इनकी गिनती ज़्यादा होती है, तो डेटर और क्रेडिटर की एक सेपरेट लिस्ट बना ली जाती है और उसका टोटल ला करके डेटर और क्रेडिटर करके ट्रायल बैलेंस में लिख दिया जाता है। अब आगे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉर्मली ये माना जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल, मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आ गया तो इसका मतलब है अकाउंट्स जो हैं वो एक्यूरेट हैं। लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। कभी कभी कुछ स्थितियां ऐसी भी हैं जिनमें डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल आने के बाद भी गलतियां होने की संभावना रहती हैं। अब नीचे उन्हीं गलतियों को बताया गया है जिनके कारण ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल तो आ जाएगा लेकिन गलतियां रहेंगी। कुछ गलती हैं, जैसे पहली लिखी हुई है एरर ऑफ ओमिशन। अगर मान लो किसी सौदे को हम पूरी तरीके से लिखने से ही छोड़ दें, लिखें ही ना उसे अपनी बुक्स में, तो जाहिर सी बात है वो ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं डालेंगे। जैसे मान लो हमने 100 रुपये का माल ख़रीदा। अब जनरल एंट्री होती है परचेज अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट 100 रुपये से डेबिट हुआ, कैश अकाउंट 100 रुपये से क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर हम मान लो इस पूरे को लिखे ही ना तो परचेज अकाउंट 100 रुपये से डेबिट होगा, ना ही कैश अकाउंट 100 रुपये से क्रेडिट होगा। तो डेबिट और क्रेडिट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो एरर ऑफ एमिशन का मतलब ये हो गया जो पूरी तरीके से छूट जाती हैं, ऐसी गलतियों का असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। अगला लिखा हुआ है रॉन्ग एंट्रीज इन एनी ओरिजिनल रिकॉर्ड। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई गलती सब्सिडरी बुक में कर दी गई, जो ओपनिंग ओरिजिनल बुक्स होती हैं, ठीक है, तो उसका असर भी ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लो एक बुक हम ले लेते हैं परचेज बुक। तुम लोगों ने अभी लिखा है कि परचेज बुक में हम लोग क्या करते हैं, उधार क्रय को लिखते हैं, क्रेडिट परचेज को लिखा जाता है। तो मान लो हमने 100 रुपये का माल ख़रीदा, परचेज बुक में लिखा ही नहीं, तब उसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि ना तो परचेज बुक में वो लिखा गया और ना ही वो क्रेडिटर में लिखा जाएगा, तो उसका असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगली एंट्री है एरर ऑफ प्रिंसिपल। कभी कभी कुछ सिद्धांतों की गलती हो जाती है, तो सिद्धांतों की गलती का भी ट्रायल बैलेंस पर फ़र्क नहीं पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मान लो हमने फर्नीचर ख़रीदा, अब उधार। अब फर्नीचर का ख़रीदना जो है वो परचेज बुक में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर किसी ने परचेज बुक में लिख दिया तो अब इसका असर ट्रायल बैलेंस के टोटल पर नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम प्रिंसिपल्स में कुछ गलती करते हैं, सिद्धांतों में कुछ गलती करते हैं, तो उसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। आगे लिखा हुआ है अगली गलती है ट्रीटिंग ऑफ। कुछ इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कैसे हम प्रिंसिपल में क्या गलती कर रहे हैं। ट्रीटिंग एक्सपेंसेस एंड एसेट। अब हमने कोई खर्चा किया लेकिन हम उसको संपत्ति मान लें,
उदाहरण के तौर पे हमने बिल्डिंग को रिपेयर कराया और हमने लिख दिया बिल्डिंग अकाउंट DR कि हमने बिल्डिंग खरीदी, तो अब इसका असर ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। अगला लिखा हुआ है, सेकंड लिखा हुआ है ट्रीटिंग असेट एंड एक्सपेंसेस। हम कोई संपत्ति खरीदें और उसे खर्चा मान लें। मान लो हमने बिल्डिंग में एक कमरा बनवाया, तो कायदे से बिल्डिंग अकाउंट DR होना चाहिए, लेकिन हमने क्या कर दिया, रिपेयर अकाउंट DR कर दिया, तो इसका असर भी ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से उसमें हो जाता है लाइबिलिटी में कि हम किसी लाइबिलिटी को इनकम मान लें तो उसका भी असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता, या इनकम को लाइबिलिटी मान लें उसका असर भी ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। ठीक है। फिर फोर्थ लिखी हुई कंपेंसेटिंग एरर, ये जरूर ध्यान से समझ लेना। कंपेंसेटिंग एरर ऐसी गलतियों को कहते हैं जब एक से अधिक गलती मिल करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर दें, ऐसी गलतियों को कंपेंसेटिंग एरर कहते हैं। ठीक है। अ ग्रुप ऑफ एरर विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एरर इज कॉल्ड कंपेंसेटिंग एरर। मतलब एक गलती हमने की लेकिन उसके असर को दूसरी गलती ने ख़त्म कर दिया। इन्होंने जैसे एक एग्जाम्पल लिया है कि मान लो हमने सेल्स बुक का टोटल और परचेज बुक का टोटल जो है दोनों 300 रुपये ज़्यादा कर दिया, तो अब सेल बुक का टोटल भी बढ़ा हुआ है। सेल बुक के टोटल का मतलब क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ गया, परचेज बुक का टोटल भी बढ़ा हुआ है, मतलब डेबिट साइड का भी टोटल हमने बढ़ा दिया, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों बढ़ गए, उसका असर ही नहीं पड़ेगा ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है। फिर अगला लिखा हुआ है पोस्टिंग टू रॉन्ग हेड ऑफ अकाउंट। हमने खरीदा कुछ और हो या खर्चा कोई और किया हो, नाम किसी और के लिख दिया हो, इसका असर भी ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पे हमने दी मजदूरी और लिख दिया रिपेयर में, तो अब इसका असर भी ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ेगा। अगली गलती लिखी हुई है एरर ऑफ डुप्लीकेशन। अगर किसी एंट्री को हमने 2 बार लिख दिया जर्नल में, जैसे हम लोगों ने ओमिशन वाला पढ़ा था कि अगर हम किसी को लिखना बिल्कुल भूल जाएं तो उसका असर ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगर किसी को हमने 2 बार लिख दिया तो उसका असर भी ट्रायल बैलेंस पर नहीं पड़ता है। ठीक है। अब आगे हैं कुछ गलतियां ऐसी जो ट्रायल बैलेंस हमें बता देता है। ठीक है। पहली गलती पोस्टिंग ओमिशन ऑफ टू लेज़र। अगर मान लो कोई एंट्री जो है वो जर्नल में तो की हमने, लेकिन उसको जर्नल की सभी एंट्रियां 2 अकाउंट में जाती हैं, लेकिन मान लो हमने एक अकाउंट में कर दी और दूसरे अकाउंट में करने से भूल गए, तो जाहिर सी बात है उसका असर ट्रायल बैलेंस पे दिखेगा। फिर किसी अमाउंट को हमने ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए, मान लो लेज़र के बैलेंसेस लेके आ रहे हैं, किसी लेज़र का बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा, ट्रायल बैलेंस का टोटल इफेक्ट हो जाएगा। रॉन्ग टोटल ऑफ लेज़र, अगर किसी अकाउंट का बैलेंस निकालते समय या टोटल करते समय हमने गलती की तो वो भी टोटल नहीं दिखेगा। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, ये गलती बहुत ज़्यादा होती है कि अमाउंट लिखना कुछ और था, लिख कुछ और दिया। इन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे मान लो 920 रुपये का हमने माल बेचा था, लेकिन हमने 290 लिख दिया, तो ये गलती भी ट्रायल बैलेंस को असर करेगी। रॉन्ग टोटल ऑफ सब्सिडीरीज बुक, अगर हमने सब्सिडीरीज बुक का गलत टोटल किया है तो उसका असर भी ट्रायल बैलेंस पर दिखेगा। फिर अगला है पोस्टिंग ऑन रॉन्ग साइड, अगर हमने किसी अमाउंट को गलत तरफ लिख दिया, लिखना था डेबिट में लिख दिया क्रेडिट में, तो ट्रायल बैलेंस के पे दूने का अंतर हो जाएगा, 1000 का अंतर हो जाएगा। फिर है ओमिशन ऑफ कैश बुक बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस ना लिखा हो, टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में हमने गलती कर दी हो। फिर है एरर इन ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, अमाउंट आगे लाने में, दरअसल एक अकाउंट का जब बैलेंस होता है उस बैलेंस को आगे ले जाया जाता है, तो मान लो वो आगे ले जाने में हमने गलती कर दी हो। तो ये सारी गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस से पकड़ में आ जाती हैं। अब आगे ये बता रहे हैं कि मान लो हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया गया और उसका टोटल दोनों तरफ टैली नहीं कर रहा है, तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए जिससे कि हम ट्रायल बैलेंस का टोटल या गलती का पता कर सकें। तो इन्होंने बताया कि हम लोगों को ये काम करनी चाहिए। पहला, डेबिट और क्रेडिट कॉलम के टोटल को दोबारा चेक कर लेना चाहिए
क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है, हो सकता है टोटलिंग में गलती की हुई हो। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जब कभी कोई ऐसा अकाउंट हो जो कई लोगों, कई ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे डेटर्स की लिस्ट या क्रेडिटर की लिस्ट, तो इन लोगों की लिस्ट सेपरेटली चेक कर लेनी चाहिए, अलग से ही चेक कर लेनी चाहिए, देख लेना चाहिए। फिर सारे अमाउंट की पोस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स करेस्पॉन्डिंग द डिफरेंस और हाफ द डिफरेंस बी चेक। मान लो हमारे अकाउंट का, मान लो हमारे ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आया 400 रुपये। ठीक है, तो हमें हर उस अकाउंट को चेक कर लेना चाहिए जिसका बैलेंस 200 हो या 400 हो, क्योंकि 200 रुपये का, क्योंकि मालूम है हमें कि 200 रुपये के अमाउंट को अगर हमने गलत तरफ लिख दिया तो डिफरेंस 400 का बन जाएगा। या कोई अकाउंट ऐसा हो जिसका बैलेंस ही 400 हो, तो हमें देखना चाहिए कि उसको हमने लिखा या नहीं लिखा। ठीक है। अच्छा, फिर देखना चाहिए कि सभी अकाउंट का बैलेंस हमने लिखा है, ट्रायल बैलेंस पे नहीं लिखा है। ठीक है। फिर ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस निकाल करके, वही बताया ना कि अमाउंट देख लिया, फिर उसको मिलाना चाहिए सभी उससे। ठीक है। अच्छा, फिर अब भी अगर टैली नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस, तो फिर हमें हर एक अकाउंट को चेक करना पड़ेगा कि उसका बैलेंस सही है या नहीं है। कैश और बैंक के बैलेंस को ध्यान दे करके देख लेना चाहिए। फिर सब्सिडीज बुक के टोटल को चेक कर लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर अब भी गलती कोई रह जाती है, अगर अब भी हम नहीं ढूंढ पाए गलती, तब हमें प्राइमरी बुक पे जाना पड़ता है। प्राइमरी बुक का मतलब जर्नल और जर्नल की सहायक पुस्तकें, सब्सिडीज बुक। फिर हमें शुरू से थॉरली पूरे अकाउंट सारे चेक करने पड़ेंगे, पूरी एंट्रीज हमें चेक करनी पड़ेंगी कि हमने गलती कहाँ की है, तब जा कर के ट्रायल बैलेंस टैली हो पाएगा। फिर एक लास्ट टॉपिक है सस्पेंस अकाउंट। अगर मान लो ऊपर वाला जैसे हम लोगों ने सारा प्रोसीजर कर लिया, शुरू से लेकर आखिरी तक सब चेक कर डाला, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, अब क्या करें? तो होता क्या है, चूँकि ट्रायल बैलेंस की ही मदद से तुम्हारा बनाया जाता है फाइनल अकाउंट। अंतिम खाते ट्रायल बैलेंस की ही मदद से बनाए जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि जब तक ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा, कंप्लीट मतलब क्लियर नहीं होगा, तब तक हम अंतिम खाते नहीं बना सकते हैं। और अंतिम खाते बना करके जल्दी से सबमिट करना एक ज़रूरी काम होता है। तो होता क्या है कि जब सबको चेक करने के बाद, पूरे प्रयास करने के बाद भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो ऐसी स्थिति में ट्रायल बैलेंस में जो डिफरेंस है उसको एक नया अकाउंट ओपन करके उसमें डाल देते हैं। उसका अकाउंट का नाम होता है सस्पेंस अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट तरफ लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट का डिफरेंस, अगर डेबिट साइड शॉर्ट है तो डेबिट तरफ लिख देंगे, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस को क्लोज कर देते हैं, जिससे कि हम लोग अंतिम खाते अपने बना पाएँ। और बाद में ये जो डिफरेंस हमने इस साल का हमें निकला, मान लो 31 मार्च को हमें निकल आया 5,000 रुपये शॉर्ट हो रहा था, 5,000 रुपये हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल करके खाते अपने बंद कर दिए। अब जब कल से नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा, तब हमारे पास टाइम रहता है, हम आराम से देखते रहेंगे हमने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी, उन गलतियों का पता लगाया जाता है और बाद में ट्रायल बैलेंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट क्या है, अगर पूछा जाए तो क्या लिखा जाएगा कि व्हेन डेबिट एंड क्रेडिट साइड टोटल डू नॉट टैली आफ्टर sufficient efforts, we put the difference in a temporary account that is called the suspense account। ठीक है। अब तुम लोग इस चैप्टर को उम्मीद करते हैं समझ गए हो तो इसे याद करने में आसानी होगी। बाकी चैप्टर्स के भी वीडियो आते रहेंगे।